नमस्कार। आज मैं फिर आपको अलीगढ़ की एक और घटना के बारे में बताऊंगा जो अज्ञात में लिखी गई थी, लेकिन हमारे हमारी टीम के अथक प्रयास से बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण हुआ था। इस घटना के कारण अलीगढ़ शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। बात 26 मार्च 2017 की है। सुबह लगभग 9:05 हो रहे होंगे कि कंट्रोल रूम से बताया गया कि एक व्यापारी की हत्या हो गई उसकी दुकान में। सभी लोग पहुंचे, एसपी सिटी, सीओ, मैं भी तुरंत भाग के वहां गया। रेलवे रोड बाज़ार, जो अलीगढ़ के लोग होंगे वो जानते हैं कितनी बिज़ी, कितनी बड़ी और कितना उसमें फुटफॉल, कितने ज़्यादा लोग उसको विज़िट करते हैं प्रतिदिन। यहाँ पर दुबे जी का कूचा रेलवे रोड पे एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत ढेर सारी कपड़ों की दुकानें हैं। उसी में एक दुकान ओम प्रकाश वार्ष्णेय की थी, जो धोबी विहार सासनी गेट के रहने वाले थे। सुबह सुबह जैसे ही 9 बजे उन्होंने अपनी दुकान खोली और ऐसा लगता है कि दुकान खोलने के 5 मिनट बाद ही किसी ने भारी वस्तु से उनके चेहरे पर, उनके सिर पर प्रहार करके उनकी हत्या कर दी और उनके गल्ला यानी कैश बॉक्स में जो कुछ भी था उसको लेके चला गया। 10-15 मिनट में ही चारों तरफ ये हल्ला हो गया, क्योंकि वो दुकान खुलने का यानी मार्केट, रेलवे रोड की मार्केट खुलने का समय था। मार्च का महीना था, हल्का हल्का वो जाड़े का असर ख़त्म हो गया था। तो सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक लोग दुकान खोल देते थे और काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगती थी। धीरे धीरे पूरी बाज़ार बंद हो गई और सारे व्यापारी सड़क पर आ गए 10-11 बजे तक। तब तक पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। फॉरेंसिक की टीम आ गई थी, डॉग स्क्वाड आ गया था और सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे। सर्विलांस वाले पहुँच गए थे, क्राइम ब्रांच के पहुँच गए थे और बाकी जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो सभी वहाँ मौजूद थे। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही थी। ब्लड स्टेन्स वहाँ जहाँ जहाँ थे उसे उठाए जा रहे थे और इसी बीच में व्यापारियों ने रेलवे रोड जाम कर दिया। बड़ी संख्या में व्यापारी और एक ही नारा, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कहीं कोई क्राइम हो जाए और अगर वो किसी व्यक्ति विशेष और या किसी व्यापारी विशेष या व्यापारी संगठन या इस तरह की किसी संगठन का हो तो और ज़ोर ज़ोर आवाज़ निकलती है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। खैर, वो रोज़ रोज़ की बात है, हम लोग भी इसके आदी हो गए हैं। हमारा काम तो ये था कि हर हाल में इसको वर्कआउट करना, कि हर हाल में इसको खोलना है। जो एविडेंस वहाँ पर अब तक मिली, खैर इनसे वहाँ तमाम ज़िले भर की फ़ोर्स बुलाई गई, वार्ता शुरू हुई। सड़क के बीच में सारी मीडिया आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोग। और फिर एक दूसरे पर दोषारोपण की बातें, चौकी इंचार्ज कहाँ था, सिपाही कहाँ था, कौन कितनी देर में पहुँचा, सूचना कितने बजे गई, इतनी लापरवाह पुलिस, इस तरह की बातें वहाँ मौके पर होने लगती हैं। बातचीत शुरू हुई, सब लोगों ने बातचीत की। जो व्यापारी नेता आए थे उनसे भी बातचीत की, तमाम जनप्रतिनिधि भी आ गए थे, क्योंकि मार्केट बड़ी है और मार्केट के लोगों का प्रभाव है वहाँ पर राजनीतिक दलों में या राजनीतिक लोगों में। तो लगभग सभी लोग आ गए थे। बातचीत करते करते 1 घंटे में इस आश्वासन के बाद वो जाम और धरना और प्रदर्शन हटा कि हम इसको 2-3 दिन में खोल देंगे। और फिर यही कहा गया कि अगर तब नहीं खोलेंगे, तब तक नहीं आप सही अभियुक्त को पकड़ पाएंगे, तो हम फिर इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। खैर, वहाँ से इनके बेटे विपिन कुमार को, मृतक ओम प्रकाश के बेटे विपिन कुमार को बुला के और थाने पर एफआईआर कराई गई। एफआईआर हत्या और लूट की धाराओं में धारा 302, 394, क्राइम नंबर 163/17, थाना गांधी पार्क। खैर, उन लोगों ने बताया कि साहब जल्दी पोस्टमार्टम करा दीजिए, हम आज ही अंतिम संस्कार करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई थी, पोस्टमार्टम हुआ, शाम को अंतिम संस्कार हो गया।
फिर पुलिस, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब तक बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, पुलिस किसी से पूछताछ, अपराधी से तो पूछताछ कर सकती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उठा सकती है, लेकिन घर वालों से पूछताछ करना थोड़ा टेढ़ी खीर है। अगर कोई घर या उसके आसपास का निकलता है तो वो तुरंत इस पूछताछ पे आपत्ति करता है, वो कहता है साहब लाश अभी घर में पड़ी है और आप जो है इस तरह की पूछताछ कर रहे हैं, और अचानक फिर एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो हम लोग एज ए ट्रेडिशन कह लें, या एज ए थंब रूल कह लें, या एसओपी कह लें, कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता किसी परिजन से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं किया करते। खैर, जैसे ही वो लोग वहाँ से आए, उनके बेटे से पूछताछ की कि क्या किसी से रंजिश थी, किसी से प्रोफेशनल राइवलरी थी, किसी से बिजनेस की राइवलरी थी, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा था, लेकिन किसी तरह की कोई बात कहीं पता लगी नहीं। न उनके बेटे ने, न उनके परिवार में किसी व्यक्ति ने इस बारे में कुछ भी बताया। फिर वही उस पर आ गए हम लोग, सीसीटीवी फुटेज पर और कॉल डिटेल पर। लेकिन इतनी डेंस मार्केट है, जिस किसी ने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी एकदम सटी हुई सैकड़ों दुकानें, उसी के पीछे लोग भी रहने वाले, बहुत पतली पतली गलियां, मार्केट में जाने के लिए भी पतली गलियों से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में सीडीआर से कोई बहुत मदद मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम थी। मौके पर जो चीज़ें बरामद हुई, जो पोस्टमार्टम के बाद, और जो लोग सुबह फॉरेंसिक वाले गए थे, शाम को उनसे बुला के पूछा गया साहब, उन्होंने बताया कि एक बेल्ट जिसका बकल टूटा हुआ, एक रक्त रंजित हथौड़ा और एक बटन। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बटन, चूँकि ताज़ा उखड़ा हुआ बटन था वो। वैसे तो ओम प्रकाश जी की जो दुकान थी, जो व्यवसाय था उनका, वो सूट सलवार और कपड़े का ही था, तो वहाँ बटन का गिरा होना या बटन का होना स्वाभाविक है। लेकिन उस बटन के बारे में ये इन लोगों का ये कहना है कि एक तो उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं कि खून के छींटे जैसे पड़े हों, और दूसरा वो ताज़ा टूटा हुआ है, क्योंकि उसमें जो धागे के निशान होते हैं, वो खींचने पर जो धागे के निशान, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है, खींचने पर जो धागे के निशान हैं, जो मैग्नीफाइंग लेंस से उनको दिखाई पड़ा, उससे ये लगा कि ये या तो मृतक के हैं या फिर अभियुक्त या उसके हैं, जो बदमाश या हत्यारा वहाँ आया था। तो खैर, उसको रखा गया। मृतक का ने जो कुछ पहना था उसमें सारे बटन इंटैक्ट थे, इसलिए उनका होने का सवाल नहीं उठता था। एक चीज़ और उन लोगों ने बताई कि साहब, एक ही व्यक्ति के फुटप्रिंट, एक ही व्यक्ति के हाथ के निशान, हथौड़े पर एक ही आदमी के खून के से पकड़े हुए हाथ के निशान, और इससे तमाम चीज़ों से ये साबित होता है कि मारने वाला अकेला था। अकेले व्यक्ति ने ही ये सारी घटना की है। इसमें इस बात की बहुत कम संभावना है कि हत्या करते समय कोई दूसरा आदमी भी उनके पास रहा होगा। रातों रात ये कोशिश की गई कि सीसीटीवी वहाँ कितनी लगी हैं। इतनी डेंस दुकानें हैं, दुकानदार अपनी कैश की सुरक्षा के लिए और कैश पर जो उनका आदमी कैश डील करता है, उसकी देखभाल करने के लिए या उस पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी अपने दुकान के भीतर और बाहर लगाया करते हैं। करीब करीब 10 कैमरे हमें ऐसे मिले जो उस मार्केट में जाने के और आने के रास्ते पर लगे हुए थे। फुटेज भी शाम रात में देखनी शुरू की। हमारे क्राइम ब्रांच के लोगों ने, हमारे जो वहाँ पर टेक्निकल काम देखते हैं, फॉरेंसिक का काम देखते हैं, वो उन्होंने देखना शुरू किया। लेकिन अब उसमें क्या चीज़ देखी जाए, जब तक कि कोई हुलिया न मिला हो, कोई आने जाने वाला न मिला हो, किसको देखा जाए। बहुत ढेर सारी ट्रैफिक, सवेरे थोड़ी कम थी, उसके बाद पहले भी और बाद भी काफ़ी ट्रैफिक थी, क्योंकि वहीं कुछ रिहायशी मकान भी हैं। लोगों का आना जाना, पैदल भी और मोटरसाइकिल से भी आना जाना सीसीटीवी फुटेज में अंकित था। इसके लिए ज़रूरी था कि ये देखा जाए कि हम किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं इस फुटेज में। कौन आदमी है जो घटना के समय गया भीतर, घटना के बाद बाहर निकला, और उसको हम देखें कि वो किधर से आया, किधर गया, तब शायद किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। 10 सिपाही सादे में फ़ौरन शाम को ही वहाँ आसपास, क्योंकि दुकानें बंद हो जाती तो उनके जाने का कोई मतलब ना होता,
दुकानें, जब धरना प्रदर्शन ख़त्म हुआ कोई 12:30 बजे, अपनी दुकानें सब लोगों ने खोली और व्यापार सामान्य की तरह चलने लगा। 10 सिपाही सादे में भेजे गए और ये पूछा गया कि भाई इतनी सवेरे, जब अगल बगल के और दुकानें खुली नहीं थीं और सुबह का टाइम है, शायद सब्जी दूध लाने ले जाने वालों ने या जो रिहायशी लोग हैं वो उधर से निकलते हैं आने जाने में, किसी ने कोई अनयूजुअल या किसी आदमी को देखा हो तो उसकी सूचना इकट्ठा की जाए। रात ही में करीब 11 साढ़े 11 बजे सिपाही ने सूचना दी कि साहब 2 से ज़्यादा लोगों ने ये बताया है कि एक लड़का जो लोअर पहने हुए था और स्पेसिफिक ये था उसमें कि वो लाल रंग के जूते पहने था और मुंह में रुमाल लगाए हुए था, इस दुकान खुलने के 15 मिनट पहले से ही कई बार वो आमने सामने से होकर गया था और थोड़ी देर वो वहाँ कॉर्नर पर एक लकड़ी का एक बॉक्स था जिसमें संभवतः दुकान खुलते समय कुछ कपड़े डिस्प्ले किए जाते हैं, उस पर बैठा भी रहा। अब 10 जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उनसे कहा गया कि लाल जूते वाले आदमी को देखा जाए। तो 15-20 मिनट में रिजल्ट आ गया। लाल जूते वाला आदमी 8:45 बजे के आसपास गली में घुसने के रास्ते से घुसा था और करीब 9:10 पर वो वहाँ से निकलता हुआ भी दिखाई दिया। बीच में जिन लोगों ने बताया था कि साहब वो बॉक्स जैसी चीज़ पर, जो डिस्प्ले बॉक्स होता है, उस पर बैठा भी था, 3-4 सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी कैद हुआ। लौटते समय जो उसका जो टी शर्ट था, टी शर्ट जाते समय उस टी शर्ट को देखा गया था, जो सामने के कैमरे हैं उसमें वो बिल्कुल गले तक ऊपर तक बंद था और लौटते समय वो वहाँ नीचे खुला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी बटन टूटी हुई है। तो ये तय हो गया कि जो बटन मौके पर मिली है वो किसी उसी अपराधी की है जिसने ये हत्या की है। इतना जानने के बाद ये तय हुआ कि एक मोटरसाइकिल है, लोअर और टी शर्ट पहना हुआ है, मुंह में रुमाल बांधा हुआ है और लाल रंग के जूते पहने हुए हैं और वो जो सामान है, बेल्ट और हथौड़ी और बटन, ये उसी का है। अब इस तरह की हुलिया के कौन से लोग हैं इनके यहाँ, इसके लिए नौकरों से पूछताछ की जानी बहुत आवश्यक थी। अगले दिन सुबह इनके लड़के को बुलाया गया, मृतक ओम प्रकाश के लड़के को, विपिन को, और विपिन से ये कहा गया कि आप वो लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हों या रेगुलर लेबर हों, ऐसे कितने लोग हैं। विपिन ने बताया कि हमारे यहाँ कुल काम करने वाले 8 लोग हैं और हम सबको बुलवा देते हैं, आप सबसे बात कर सकते हैं, क्योंकि दुकान दूसरे दिन से अपना खुलने लगी थी। तो सबको बुलवाया और एक एक करके सब आते गए और सबकी हुलिया, जो सीसीटीवी में हुलिया हो रही थी, जो दिखाई दे रही थी, उससे मैच करने की कोशिश की गई। एक आध की थोड़ी बहुत हुलिया मैच भी हुई तो उनसे थोड़ी पूछताछ भी की गई, लेकिन मामला कुछ बना नहीं। फिर उसी दिन विपिन ने, उनमें से 7 लोग आ गए, 8वां जब नहीं आया तो उसको फिर फ़ोन किया, तो उसके घर में उसके भाई ने फ़ोन उठाया और उसके भाई ने ये कहा कि भैया कुछ काम से चला गया है वो और आज नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर कोई और फ़ोन करे आपको तो ये मत बताइएगा कि दुकान पर नहीं आया था। और का मतलब उसका पुलिस से था कि और कोई फ़ोन करे तो ये बता दीजिएगा कि हाँ दुकान पर आया था, लेकिन आज वो दुकान पर जा नहीं पाएगा। जैसे ही ये बात विपिन ने बताई, मृतक ओम प्रकाश के बेटे ने, ये बात कुछ खटक रही थी। हमारी टीम को ये कुछ बात खटकी कि ऐसा क्यों कह रही थी कि पुलिस अगर पूछे तो ये बता दीजिएगा कि हाँ आया था चला गया, ये मत कहिएगा कि वो आया ही नहीं था। फिर उसके यहाँ घर पे पुलिस भेजी गई, सबको पता था वो कहाँ रहता है। उसके घर पे पुलिस भेजी गई लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुआ। शक बढ़ गया और भी बढ़ गया कि क्या बात है, ये क्यों भाग रहा है। सारे लोग तो आ गए, ये क्यों भाग रहा है ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। फिर जब एसपी सिटी ने बताया कि साहब बाकी तो 7 से बात हो गई, हुलिया एक आध से मैच कर रहा था, लेकिन उनसे सब प्रकार की पूछताछ कर ली गई, कुछ बहुत निकला नहीं। एक आदमी ये रह गया है, इसकी हुलिया भी लोग जो बता रहे हैं वो सामान्य सी हुलिया है, हो सकता है कि वो उससे मिलती हो जो सुबह आदमी देखा गया है, और ये भी हो सकता है कि वो नॉर्मल टाइप की हुलिया है तो उससे ना मेल खाए। तुरंत सर्विलांस सेल को एक्टिवेट किया गया।
सर्विलांस वालों को बताया गया कि इस मोबाइल की कहाँ कहाँ लोकेशन रही है और घटना के समय के बाद ये कहाँ कहाँ रहा है। तो खैर ये बताया गया कि नहीं साहब, घटना के समय तो ये यहाँ पर नहीं था, इसका मोबाइल फ़ोन बंद था। लेकिन और अभी जब पूछताछ शुरू हुई है उसके बाद से फिर मोबाइल बंद हो गया है। मोबाइल बंद होने के पहले इसकी लोकेशन गांधी पार्क के बस अड्डे पर थी। तो ये भी बात खटकने वाली थी कि रहने वाला ये धौर्रा माफ़ी का और गांधी पार्क बस अड्डे पहुँचा है, इसका मतलब हो सकता है ये कहीं जाने की तैयारी में हो। और दूसरी बात ये हो सकती है कि गांधी पार्क बस अड्डे के सामने छोटे मोटे मिला के दसियों होटल हैं, किसी होटल में बैठ के छिपा हुआ हो, ये भी संभावना व्यक्त की गई। 2-3 टीमें तत्काल वहाँ से रवाना की गईं और वहाँ ढूंढने की कोशिश की गई। उसको जानने वाले सारे नौकर एक एक टीम के साथ, यानी 7 नौकर जो हमारे पास थे, सबको गाड़ी में साथ में बिठा दिया गया कि कहीं दिखाई पड़े तो इंडिकेट करें। सब उसी इलाके को जो गांधी पार्क का बस अड्डे का इलाका है उसके चारों तरफ घूमते रहे। अचानक ये दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की टिकट खिड़की पर दिखाई पड़ गया। चारों तरफ से घेर के इसको पकड़ लिया गया, पकड़ के थाने पर लाया गया। उस समय ये कुछ नशे में था। नशे में एक नियम है हमारे यहाँ के, नशे में कभी बदमाश की पिटाई नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि नशे में आपको इसका अंदाज़ा नहीं लगता कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितने तक वो बर्दाश्त कर सकता है, या कितनी बात वो छिपा सकता है, कितनी बात वो बता सकता है। तो हम उसके नशे के उतरने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब जब नशे में कोई पूछताछ की कोई विधि अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली या बहुत बहुत अच्छी वाली अगर किसी ने इस्तेमाल की कहीं और, तो सिवा नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हम लोगों ने कुछ देर तक उसका वेट किया, जब वो थोड़ा सा, और नशा उतारने की जो तरकीबें होती हैं सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाती हैं, खटाई, नींबू, इस तरह का नमकीन, इस तरह का जो तरकीबें हमारे पुलिस वालों को, विशेषज्ञों को पता हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर बाद उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने ये बताया कि उसका नाम अबू अदीब है, उसके पिताजी डॉक्टर आले मुस्तफ़ा हैं और ये धौर्रा माफ़ी थाना क्वारसी में रहते हैं, इकरा स्कूल के पास कहीं पर धौर्रा माफ़ी में के रहने वाले हैं। डॉक्टर आले मुस्तफ़ा ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत संजीदा आदमी हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं और इनका बड़ा सम्मान है इलाके में। ये उनका लड़का था, ये जान के सभी को बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन उसने बताया कि साहब वो हाई स्कूल से पहले ही, कक्षा 8 से ही वो नशे का आदी हो गया। स्कूल से बाहर निकलते ही उसकी संगत खराब थी और साथ के लड़कों ने उसे धीरे धीरे नशे का आदी बना दिया। फिर घर में चूँकि पैसे की कमी नहीं थी, पिताजी के पास पैसा था, माताजी पर इमोशनल दबाव डाल के वो हमेशा पैसा ले लेता था। पहले तो दोस्तों ने नशे की लत लगाई और फिर सारे दोस्त इस पर डिपेंडेंट हो गए, इसी के पैसे से नशा करने लगे। जब ये 10वीं का इम्तहान पास नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब ने इसका पता करना शुरू किया, आले मुस्तफ़ा ने, तो इन्हें पता लगा कि ये नशे का आदी हो गया है। डॉक्टर साहब को समझते देर नहीं लगी कि अब इसको पढ़ाना बेकार है। पहले थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन वो समझ गए कि इसे पढ़ाने के चक्कर में ये रोज़ स्कूल की तरफ जाएगा और संगत खराब है, फिर ये और बिगड़ता चला जाएगा और फिर हमारे किसी काम का रह नहीं जाएगा। एक दिन परिवार के साथ बैठ के डॉक्टर साहब ने अबू अदीब को ये समझाया कि तुम कोई बिज़नेस सीखो, हम तुम्हें किसी के साथ काम करने पे लगा देंगे, तुम सीख लो, हम तुम्हें वो बिज़नेस करा देंगे और तुम फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें अपने भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। अभी हमारे पैसों पर ऐश कर रहे हो, नशा कर रहे हो। भारी मन से उसने ये बात मान ली कि ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। इसने इस बात को एडमिट किया और हम कोई काम सीख लेते हैं, आप जो काम बताइए हम सीख लेंगे। ओम प्रकाश वार्ष्णेय डॉक्टर आले मुस्तफ़ा के मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उसी समय वो अदीब को लेके श्री ओम प्रकाश वार्ष्णेय के पास गए डॉक्टर मुस्तफ़ा, और उनसे बताया कि ये हमारा बेटा है अबू अदीब, और पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता है। बड़ी मुश्किल से ये 10वीं का एग्ज़ाम इसने दिया था, फेल हो गया है। 10वीं हम इसको पास करा लेंगे फिर से एग्ज़ाम दिला के। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने दुकान पे, अपने व्यवसाय में इसको
अपने पास रखें ताकि ये व्यवसाय को सीख सकें। आप इसे एक नया पैसा नहीं देंगे, इसे कोई मेहनताना नहीं देंगे, जो कुछ होगा मेहनताना हम दे लेंगे, आप हमारे मित्र हैं। बस इतना करिए कि इसे ये काम सीख ले, और जिस दिन आपको लगे कि अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय करने काबिल हो गया है, मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे भी इसी तरह की कोई दुकान खुलवा दूंगा ताकि ये अपना काम कर सके। ओम प्रकाश राजी हो गए। व्यापारी वर्ग है, आप जानते हैं कि उनको जब लगा कि मुझे पैसा एक नया नहीं देना है और खाली इससे यहाँ काम लेना है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, वो इसके लिए राजी हो गए। अलीगढ़ में जो वार्ष्णेय कम्युनिटी है, ये व्यापारियों की कम्युनिटी है और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और अलीगढ़ शहर का करीब 60 से 70% व्यापार वार्ष्णेय कम्युनिटी के लोगों के पास है। बहुत एकता है, और ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी कम्युनिटी से अलीगढ़ शहर में हैं। इसीलिए शायद हत्या की सूचना पाते ही सब सड़क पर आ गए और सब ने दबाव बनाने के लिए भरपूर धरना और प्रदर्शन किया। 4 महीने काम करते हो गए अबू अदीब को। उसे नशे की चूँकि लत थी, तो उसे तलब लगती थी, लेकिन डॉक्टर साहब बता गए थे कि इसे बाहर मत, क्योंकि डॉक्टर आले मुस्तफ़ा को ये पता था कि ये नशे का आदी हो गया है, यहाँ रहेगा, हमारे मित्र हैं, बिज़नेस का काम सिखाएंगे इसे। इस इंस्ट्रक्शन के साथ छोड़ा था कि जब ये आएगा और जब आप दुकान बंद करेंगे, उस बीच में ये कहीं नहीं जाएगा। तो वो कहीं जा नहीं पाता था, उसे ओम प्रकाश रोक देते थे, धमका देते थे कि पापा से कहेंगे, और इस बीच में जब उसे तलब लगती थी तो वो परेशान होने लगता था। अदीब को वहाँ से निकलना था या वहाँ से छूटना था, उस चंगुल से मुक्त होना था, ये उसके दिमाग में आ गया था। लेकिन उसने सोचा कि बाहर जाके भी पिताजी को सब पता लग गया है, वो पैसा आप देते नहीं हैं, बहुत गिना चुना, और जो काम मैं बता देता हूँ, जितना खर्चा होना होता है सिर्फ उतना ही मिलता है, और नशा करने के लिए जो पर्याप्त पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं होता है। वो उसकी नज़र उसके कैश बॉक्स यानी उस पर गल्ले पे थी। उसने 4-5 दिन में ये कैलकुलेट कर लिया कि 1 लाख से ऊपर का पैसा प्रतिदिन इसमें शाम को जमा होता है, और अगले दिन इनके लड़के आते हैं, तब 1-2 घंटे बाद उसका हिसाब किताब करके उसे बैंक में जमा करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन पहले ओम प्रकाश आ जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, उसके 1-2 घंटे 2 घंटे बाद उनके बेटे आते हैं। उसने तय कर लिया कि हमें ये पैसा लूट के यहाँ से ले जाना है, ताकि हम इत्मीनान से महीनों तक नशा कर सकें और घर वालों को इसकी खबर भी ना हो। उसके दिमाग में वो 1 लाख रुपए जो वो रोज़ देखता था वो नाच रहा था। घटना वाले दिन वो टी-शर्ट, लोअर और लाल रंग का जूता, उसने रेगुलर जूता अपना नहीं पहना, कि सामान्य रूप से वो बाहर जूता उतार के भीतर जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो बैठने वाली दुकान थी, यानी फर्श पे गद्दा लगा हुआ, उस पर व्यापार करने वाला भी या थोक का जो व्यापारी है वो भी बैठता था और दुकानदार भी बैठते थे, तो इसलिए जूते बाहर उतार दिए जाते हैं, ऐसा न हो जूता छूट जाए और जूते से पहचान हो जाए। तो लाल रंग का एक जूता जो उसके पास रखा हुआ था और कभी कभार तिथि त्यौहार में वो इस्तेमाल होता था, उसको पहन लिया। उसने ये पहन लिया, और उसके ऊपर उसके जो उसने लोअर पहन रखा था, लोअर के ऊपर एक बेल्ट बांध ली, पुरानी बेल्ट थी, बांध ली ताकि वो काफ़ी टाइट रहे, और उसमें एक हथौड़ा खोस लिया जो उसके घर में था। ऊपर से लूज टी-शर्ट थी, और चलते समय वो हथौड़ा उसमें खोसा हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ता। 9 बजे के आसपास ओम प्रकाश जी आ गए। वो जैसे ही ताला चाबी खोल के और जो पूजा करते हैं, पैर छूते हैं अपनी दुकान का, जैसे ही वो भीतर गए, ये ठीक पीछे पीछे आ गया, मुंह पर रुमाल बांधे हुए था। इसने अंदाज़ लगाया था कि मैं हथौड़ा दिखा के डरा के वो पैसा निकाल लूँगा 5 मिनट में, और किसी को खबर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने चाबी के लिए कहा, ओम प्रकाश पहचान गए, और उन्होंने जो मुंह पे रुमाल था उसको छीनने की कोशिश की, आवाज़ भी दी, और फिर वो मुंह पर तो हाथ नहीं लगा, उसकी टी-शर्ट के कॉलर में उनका हाथ पहुंच गया, और उन्होंने तेज़ी से खींचने की कोशिश की। इसी बीच में पूरे प्रेशर से उस हथौड़े से, बेल्ट से हथौड़ा निकाल के इसने पूरे दम से उनके सिर पर मार दिया।
उसे लगा कि अब तो ये पहचान गए हैं, अगर ज़िंदा रहे तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरे प्रेशर से मारा वो वहीं गिर पड़े और जो गल्ला था, जो कैश बॉक्स था, उसके ताले पर उससे प्रहार करके, उसी हथौड़े से उसको तोड़ दिया और उसमें जो कुछ भी कैश था वो ले लिया। और इस बीच में ओम प्रकाश जी के जेब से उनका पर्स गिर गया था, वो पर्स भी ले लिया। उसने बताया, जब वो पकड़ के आ गया और जब सारी कैटेगरी की पूछताछ हो गई तो हम लोगों का दिमाग इस पे जा रहा था कि ये बेल्ट और हथौड़े के बारे में क्या बताता है। तो उसने बताया कि साहब, जब ये कर लिया तो उसके बाद मैं हथौड़े को जल्दबाजी में पैसा रख लिया जेब में लोअर की, और हथौड़े को जल्दबाजी में फिर से खोसने की कोशिश कर रहा था बेल्ट में, और उसी दबाव में उसका बकल टूट गया। बेल्ट वहीं गिर पड़ी और हथौड़ा भी गिर पड़ा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं भाग के फ़ौरन मोटरसाइकिल पर बैठा और वहाँ से चला गया। एक इम्पॉर्टेंट बात उसने और बताई, एक हत्या करके, इतनी लूट करके भागा, लेकिन सीधे स्मैक की दुकान पे गया जहाँ से वो स्मैक लिया करता था, और उसने वहाँ उस दिन 2000 रुपये की स्मैक खरीदी। यानी कोई 15 दिन का, 10 दिन का उसने स्टॉक इकट्ठा किया कि हम लगातार बैठ के पहले जितने दिन नशा नहीं कर पाए हैं वो नशा पूरा करेंगे। फिर वो इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच में इसे पता लग गया कि ये हम ढूंढे जा रहे हैं, या हमारे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके पास से 1,77,000 रुपये बरामद हो गए। लोअर बरामद हो गया, लाल रंग का जूता बरामद हो गया, ओम प्रकाश जी का ATM और मास्टर कार्ड बरामद हो गया, आला कत्ल यानी वो हथौड़ा जिससे कत्ल किया गया था वो बरामद हो गया, और मृतक की एक अंगूठी बरामद हो गई। एक नशेड़ी जिसके नशे की लत उसके घर वाले नहीं छोड़ा पाए, उसे काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने किसी मित्र के पास छोड़ दिया। हो सकता है इसके पीछे उनका इंटेंशन बुरा ना हो, उनकी नीयत खराब ना हो, लेकिन नशे के न मिलने की स्थिति में उसने अपने मालिक, अपने पिताजी के परम मित्र, उनको भी नहीं बख्शा और उनकी हत्या कर दी। इसीलिए जो नशे के आदी हैं, नशेड़ी हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, उनके व्यवहार पे लगातार नज़र रखें और उन्हें कभी ऐसा मौका न दें। आप बहुत ढेर सारी खबरें ऐसी पढ़ते हैं कि नशेड़ी बेटे ने बाप का कत्ल किया, नशेड़ी बेटे ने माँ का कत्ल किया, नशेड़ी बेटे ने बहनों या भाइयों का कत्ल किया, पत्नी का कत्ल किया। वो उस आवेश में, जब वो विड्रॉल इफेक्ट उनके अंदर आता है, जब वो नशे की तलब उनमें लगती है, लती आदमी को, तो बताते हैं कि उनके अंदर एक अजीब सी अकड़न होती है और उस समय फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर उन्हें ये लगता है कि इस आदमी को मारने से हमें 2 पुड़िया स्मैक मिल सकती है, तो उन्हें जरा से भी हिचक नहीं होगी सामने वाले को मारने में या किसी चीज़ की चोरी करने में। बड़े बड़े घरों में भीतर घुस गए और उतना सामान ही ले जाएंगे जितने में उनको 2 पुड़िया स्मैक मिलेगा। वो चाहें तो 10 मिनट में और बड़े बड़े सामान ले जा सकते हैं, लेकिन उतना ही ले जाएंगे जितने में उनकी नशे की ज़रूरत पूरी हो सके। हमारे ख्याल से आज इतना ही। कल फिर अलीगढ़ की एक और घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।